नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे, जो कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी। अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे ये हमें प्रभावित करती है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने वाले, हम लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, हमारे आसपास जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, उनसे हमारा कहीं ना कहीं हर एक स्तर पर संबंध जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव यानी हम सभी लोग और हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे और वातावरण के परस्पर संबंध को, किस तरह संबंध को? परस्पर, यानी हम और वातावरण एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर हैं, किस तरह से आश्रित हैं, किस तरह से हम दोनों लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके संबंध का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसमें जो और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था, और ये किया था 1866 में। सन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका नाम अर्नेस्ट हैकल, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दो बातें हैं, एक शब्द तो इकोलॉजी है और दूसरा शब्द है इकोसिस्टम। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले इकोलॉजी शब्द को कहते हैं पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। परीक्षा में जो पूछा जाता है वो इकोलॉजी सेम टू सेम इंग्लिश में पूछ लिया जाता है और इकोसिस्टम सेम टू सेम इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इकोलॉजी से आप समझेंगे अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम से आप समझेंगे एजी टेंसले। यानी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 में किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत घास, स्थल, वन, मरुस्थल आदि का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है इसके घटक कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। जो ये इकोसिस्टम है उसमें कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे जब इसके घटक के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसमें घटक आपको कई जगह 3 मिलेंगे। जैसे इसमें जैविक लिखा हुआ है, अजैविक लिखा हुआ है, 2 तरह से लिखा हुआ है। एक तरह से कहीं कहीं आपको और देखने को मिल जाता है ऊर्जा, लेकिन वो मुख्य रूप से अजैविक घटक के ही अंतर्गत आता है, इसलिए हमने 2 प्रकार के घटक इसके बताए हैं। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैविक घटक, यानी जैविक घटक किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर जीवन होता है, जीवन होता है, वही होते हैं जैविक घटक। अब इसमें आते हैं आपके उत्पादक, यानी जिनका काम उत्पादन करना होता है, जो उत्पादन करके हमें देते हैं। उत्पादक के अंतर्गत वह आते हैं
उपभोक्ता, दूसरे नंबर पर उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत वह आते हैं जो उसका जो उत्पादन किया गया है उसका उपभोग करते हैं, जो उत्पादित है उसका उपभोग जो करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत हम सभी लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो उत्पादक है उनका उपभोग कर रहे हैं। जैसे गेहूं, तो गेहूं से बना हुआ आटा हम लोग रोटी के रूप में खा रहे हैं। सब्जी, हरी सब्जियां, तो हरी सब्जियों को हम लोग खा रहे हैं। अब बात आती है अपघटक की तीसरे नंबर पर। तो अपघटक बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उत्पादक उपभोक्ता इन सभी को जो मिट्टी में मिला दे वही कहलाता है अपघटक, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिट्टी में मिलाने का काम अपघटक करते हैं। आगे देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक जिनके अंतर्गत जीवन नहीं होता है उनको अजैविक घटक कहते हैं। इनको 3 भागों में हम बांटते हैं। 3 भागों में कैसे बांटते हैं? पहला भाग कार्बनिक, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आते हैं। दूसरे नंबर पर भौतिक कारक, इसमें आता है तापमान, आर्द्रता, प्रकाश। यहां पर देखिए आपको प्रकाश यहां पर आ गया है। स्थलाकृति, यानी जो स्थल की बनावट है उसकी आकृति कैसी है, पठारी है कि समतल है, इस तरह से। उसके बाद अकार्बनिक। अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान और कई तरह की गैसें। तो जो ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, इन सभी का योगदान है, इन सभी से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। इन सभी के योगदान से एक तंत्र का निर्माण हुआ, जो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कहने का स्पष्ट रूप से मतलब यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें, ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं, तभी निर्माण होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। अब आगे हम आपको थोड़ा सा इसमें और विस्तृत रूप में बताने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको हम उत्पादक के बारे में बताएंगे, उपभोक्ता के बारे में बताएंगे और अपघटक के बारे में बताएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्पादक की। उत्पादक की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्पादक का काम होता है उत्पादन करना, यानी उत्पादन करने का काम कौन करता है? ये देखिए, ये पेड़ पौधे करते हैं। उत्पादन करने का काम करते हैं पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि पेड़ पौधों के पास अपना जीवन जीने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसमें सबसे पहली बात है कि पेड़ पौधों को नीचे क्या है? जमीन। क्या है? जमीन। और जमीन से क्या क्या मिलता है? जमीन से मिलेगा जल और पोषक तत्व। पेड़ पौधों को जमीन से जल मिलता है और पोषक तत्व मिलता है। अब इनकी वृद्धि एवं विकास के लिए और क्या चीजें आवश्यक है? तो अगर हम गौर करें तो आवश्यक है, ये हम बना देते हैं दोस्तों, सूर्य। यानी सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश। तो इनकी जो वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश। अब इसके आसपास जो वातावरण है उससे और भी एक चीज चाहिए होती है, जो कि है हवा। और हवा से ये क्या लेते हैं? कुछ फिल्टर करके लेते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से ग्रहण करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जमीन से इन्हें मिलता है जल और पोषक तत्व और हवा से मिलता है इन्हें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सूर्य से मिलता है प्रकाश। और इन सब की मदद से ये अपना बनाते हैं स्वयं का भोजन। ये क्या बनाते हैं? स्वयं का भोजन। और उसी से ये अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। उसके फलस्वरूप आपके लिए भोजन के रूप में तैयार हो जाते हैं।
तो इस तरह से ये कहलाते हैं उत्पादक। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की, यानी इनको जो खा लेगा वो कहलाएगा उपभोक्ता। यहां एक चीज और आपको बता दें कि ये उपभोक्ता के लिए भोजन तो है ही, उपभोक्ता के लिए जो उत्पादक हैं वह भोजन का कार्य तो करते ही हैं, साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उपभोक्ता के लिए क्या देते हैं, ये देते हैं O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये वातावरण में ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमारा जीवन आसानी से चलता है, अन्यथा हमारी मृत्यु हो जाती। अगर एक क्षण के लिए भी ऑक्सीजन हमें ना मिल पाए तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता की बात करें तो इसमें 3 प्रकार से आते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक, सबसे पहले आता है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वह जीव जंतु आते हैं जो उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वह जीव जंतु आते हैं जो उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं? शाकाहारी। जैसे गाय, बकरी, टिड्डा, आदि ये सब होते हैं शाकाहारी। अब बात करें तो दूसरे नंबर पर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। दूसरे नंबर पर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में वह जीव जंतु आते हैं जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लिख देते हैं वह जीव जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता में आपको समझने की जरूरत है, ये एक इस तरह से चल रहा है। जैसे पहले आ गया उत्पादक, ये आ गया उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, यानी उत्पादक को खा लिया किसने? प्राथमिक उपभोक्ता ने। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। अब
जैसे आप ध्यान से अगर देखें तो जान सकते हैं, ये जो बकरी है इसको अगर खाने का काम करे तो बकरी को कौन खाता है? भेड़िया। बकरी को कौन खाएगा? बकरी को भेड़िया खाएगा। और इसमें आते हैं सांप। भेड़िया हो गए और सांप हो गया, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करें तो आता है तृतीयक। ऊपर लिखते हैं थोड़ा, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आता है तृतीयक। तृतीयक उपभोक्ता, यानी अब ध्यान से समझिए, तृतीयक उपभोक्ता वह होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक को खा लेते हैं। वह कौन से उपभोक्ता होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और साथ में यहां ध्यान दीजिएगा, लिख दें पहले, तृतीयक उपभोक्ता अपने भोजन के रूप में प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? तृतीयक उपभोक्ता अपने भोजन के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं। जैसे, अब जब हम जैसे बताएंगे तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक जानते ही हैं। अब इसमें आ गया बाज, शेर, बाज, शेर, बाघ, ये हो गए तृतीयक उपभोक्ता। अब आप समझ गए होंगे, उपभोक्ता को अच्छे से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपघटक की। अपघटक हमने पहले ही बताया अपघटक के बारे में कि वह सभी जो उत्पादक उपभोक्ता, अब इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये सभी आ गया। उपभोक्ता में हमने कह दिया तो इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आ गया, यानी वह सभी जो उत्पादक और उपभोक्ता को मिट्टी में मिला देते हैं, अर्थात अपघटित कर देते हैं। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर ये काम क्या करते हैं कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया, अब शेर ने उस मरे हुए जानवर का जितना हिस्सा उसको खाना था उसने खा लिया, लेकिन जो कुछ हिस्सा बच गया शेर ने नहीं खाया क्योंकि वो मांस बासी हो गया। अब
जो बचा हिस्सा है उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? अपघटक करेगा। रोड पर आप चलते हैं, बहुत से कुत्तों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो सड़क पर पड़े रहते हैं। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अगर उनको कोई उठाता नहीं है तो कुछ दिन बाद वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, यानी वहां कुछ नहीं रह जाता है। तो उनको खत्म करने का काम कौन करता है? उनको खत्म करने का काम अपघटक करते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि, ये सभी अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो अपघटक के बारे में थोड़ा सा आप एक चीज और जान लें, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको समझा देते हैं। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, तो इसका सीधा उत्तर है अपघटक को, क्योंकि ये क्या काम करते हैं? सफाई करने का। जितनी भी चीजें जमीन पर पड़ी हुई हैं और उनको सफाई की जरूरत है, जिनको आप साफ नहीं कर पाते, उनको साफ करने का काम कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये ना होते तो सारे संसार में गंदगी फैल जाती। हम आशा करते हैं कि इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका सारा कंफ्यूजन पारिस्थितिकी से जो भी कंफ्यूजन था वो समाप्त हो गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको और भी विशेष चीजों के साथ। धन्यवाद।